हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा पर। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 सामान्य हिंदी का यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इसमें हमारे लिए प्रैक्टिकल के अंक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम पूरा सिलेबस जानने वाले हैं कि हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और हमारे बोर्ड एग्जाम में किन किन टॉपिकों से हमारा पूरा पेपर आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है शैक्षिक सत्र 2026 से 2027। विषय हमारा सामान्य हिंदी और क्लास है 12th यानी कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा पूरा पेपर होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल के अंक नहीं मिलते हैं। इसमें 100 नंबर के लिए हमारे लिए पूरी की पूरी एक कॉपी भरनी होती है, तब हमारे लिए 100 नंबर मिलेंगे अगर हम सही से पूरा पेपर करते हैं। तो अगर हम सिर्फ इसमें पास होना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ 33 अंक लाने होंगे, तो सिर्फ हम पास हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमारा जो पूरा पेपर होता है वो हमारा कितनी इकाइयों में विभाजित है। तो इकाई नंबर 1 है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसके अंदर सेकंड नंबर है गद्य खंड। इसके अंदर थर्ड नंबर है कहानी। अब देखते हैं आगे इकाई नंबर 2। इसके अंदर फर्स्ट नंबर है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और इसके अंदर सेकंड नंबर है पद्य खंड और इसके अंदर जो तीसरा नंबर है उसका नाम है खंड काव्य। आगे देखते हैं चौथा नंबर है, चौथा नंबर है काव्य सौंदर्य के तत्व। आगे देखते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 है संस्कृत खंड। इकाई नंबर 3 में सिर्फ संस्कृत खंड ही है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर है निबंध और इसके अंदर सेकंड नंबर है पत्र लेखन और इसके अंदर तीसरा नंबर है व्याकरण और इसके अंदर जो आखिरी नंबर है वो है नंबर 4 है अपठित गद्यांश या पद्यांश। और इन सभी के अंक इनके सामने लिखे हुए हैं कि हमारे लिए किस टॉपिक से कितने अंक मिलेंगे। तो देखते हैं खंड का। इसके अंदर हमारा पूरा पेपर आएगा वो हमारा 50 नंबर का आएगा। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके अंदर पहला नंबर है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। इसके अंदर हमारे लिए ये टॉपिक पढ़ने हैं और इसके हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। आगे इसके सामने अंक लिखे हुए हैं कि हमारे 5 नंबर होंगे। आगे देखते हैं दूसरा नंबर है काव्य साहित्य का इतिहास। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। इसके अंदर हमारे लिए ये टॉपिक पढ़ने हैं और इसके भी हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे और हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर है। 3 नंबर है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि हमारे लिए एक गद्यांश दिया होगा, ये हमारे सिलेबस से ही होगा और जो हमारे पाठ हैं यानी कि जो हमारा सिलेबस है उससे ही हमारे लिए एक गद्यांश दिया होगा और उसके आधार पर हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के होंगे। तो इन पाँचों के नंबर मिलाए जाए तो हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि गद्यांश से हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि एक तो गद्यांश होगा और दूसरा 4 नंबर पर हमारे लिए एक पद्यांश भी दिया होगा। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में एक पद्यांश भी आएगा और उससे आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके पाँचों प्रश्नों के हमारे लिए उत्तर देने होंगे। अगर हम सही उत्तर देते हैं तो हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे। पाँचों प्रश्नों के 2-2 नंबर मिला के 10 नंबर हो जाते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पर हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। इसकी जो शब्द सीमा है वो है अधिकतम 80 शब्द। इसके हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे और ये हमारे गद्यांश में जितने भी पाठ हैं उनमें से किसी एक पाठ के बारे में पूछेगा कि इस पाठ के बारे में या इस लेखक के बारे में इनका साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियाँ लिखिए। तो इसके हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे। इसके आगे साफ साफ लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं खा नंबर। खा नंबर है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्द है और इसके भी हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे। और ये हमारे पद्यांश यानी कि काव्यांश से एक साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, किसी भी एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा और उनके बारे में लिखना है और इसके हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। इसकी जो शब्द सीमा है वो भी 80 शब्द है और इसके भी हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे, यानी कि हमारे सिलेबस में कहानी भी हैं और उनका सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस कहानी के बारे में हमारे लिए लिखना है और अगर हम उस कहानी के बारे में सही से लिखते हैं तो हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं 7 नंबर पर है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। इसकी शब्द सीमा भी 80 शब्द है और इसके भी हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे, यानी कि हमारे सिलेबस में खंड काव्य भी हैं और उनकी कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए कहेगा। तो उनके बारे में अगर हम सही से लिखते हैं तो हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं खंड खा। यहाँ से हमारा खंड खा चालू हो जाता है, यानी कि पहला खंड हमारा 50 नंबर का और दूसरा खंड भी हमारा 50 नंबर का होगा।
तो दोनों खंडों के अगर नंबर मिलाए जाएँ तो हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। पहला खंड वो भी 50 नंबर का, दूसरा खंड वो भी 50 नंबर का। तो आगे देखते हैं खंड खा में हमारे लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखते हैं खंड खा। खंड खा के अंदर नंबर 8 है और इसके अंदर का नंबर है। का नंबर के अंदर देखते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके अंदर हमारे लिए लिखना है और इसके हमारे लिए 7 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर हमारे संदर्भ लिखने के मिलेंगे और 5 अंक हमारे लिए हिंदी में अनुवाद करने के मिलेंगे और ये हमारे संस्कृत के गद्य खंड से होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर खा नंबर है। खा नंबर में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि ये गद्यांश होगा, ऊपर वाला गद्यांश होगा और नीचे वाला पद्यांश होगा, यानी कि खा नंबर पद्यांश होगा और का नंबर गद्यांश होगा। तो इसका हमारे लिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और ये हमारे संस्कृत के सिलेबस से ही होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। इन दोनों टॉपिकों से हमसे एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और इन दोनों के अगर नंबर मिलाए जाएँ तो हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर पर लिखा हुआ है अपठित गद्यांश या पद्यांश, यानी कि हमारे लिए एक गद्यांश या पद्यांश दिया होगा और उससे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को हमारे लिए उस गद्यांश या पद्यांश से ही उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि हमारे लिए एक गद्यांश या पद्यांश दिया होगा और इसके हमारे लिए 5 अंक मिलेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर के अंदर का नंबर है। इसके अंदर पहला टॉपिक है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर के हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न हमारे लिए 2 नंबर देंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और दोनों प्रश्नों के नंबर हो जाएंगे 2 नंबर। तो आगे देखते हैं 11 नंबर का खा। 11 नंबर के खा नंबर में अनेकार्थी शब्द, यानी कि 2 शब्दों के हमसे अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे और उनके हमारे लिए अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। अगर हम सही से लिखते हैं तो हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे और ये हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं 11 नंबर के गा नंबर। गा में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश केवल 2, यानी कि हमारे लिए एक वाक्य दिया होगा या 3-4 शब्द दिए होंगे, उनका अर्थ होगा सिर्फ एक शब्द, तो उसी शब्द के बारे में आपको लिखना है और इसके हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों प्रश्नों के हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं घा नंबर। घा नंबर में लिखा हुआ है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन के अंदर किन किन टॉपिकों के अंदर त्रुटि होती है तो उसी के बारे में ब्रैकेट में बंद लिखा हुआ है कि किन किन टॉपिकों में त्रुटि के बारे में बताना है। इसके अंदर लिंग में त्रुटि हो सकती है, वचन में, कारक में, काल एवं बर्तनी संबंधी त्रुटियां, यानी कि इन टॉपिकों में त्रुटि हो सकती है और इनके बारे में आपको पहचान करनी है और उसी के बारे में आपको सही से लिखना है और इसके हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पर लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंदर टॉपिक हैं रस हैं और रसों के अंदर श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर रस हैं और रस के अंदर श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस, यानी कि इनकी परिभाषा एवं उदाहरण के बारे में बताना है। इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा और आपके लिए बताना है और इसके हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे। व्याकरण के टॉपिक तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी कि इन टॉपिकों को आपको सिर्फ याद करना है और आप इनमें से जो आप पढ़ते हैं वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है कि आपको ये वाले टॉपिक गारंटी के साथ मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आगे देखते हैं खा नंबर टॉपिक है अलंकार। अलंकार के अंदर है शब्दालंकार और शब्दालंकार के अंदर है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उनकी परिभाषा एवं उदाहरण, इसके बारे में भी लिखना है और इसके हमारे लिए 2 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर पर है अर्थालंकार, यानी कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार ऊपर लिखा हुआ है उनके भी इतने पार्ट हैं और दूसरा है अर्थालंकार और अर्थालंकार के भी इतने पार्ट हैं। अर्थालंकार के अंदर पार्ट है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण। बोर्ड एग्जाम में जिस अलंकार के बारे में पूछता है आपको उस अलंकार के बारे में लिखना है और उसी अलंकार के बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है, उसकी परिभाषा भी लिखनी है और उसका आपके लिए एक उदाहरण भी लिखना है। आगे देखते हैं गा नंबर। गा नंबर के अंदर टॉपिक है छंद और छंद टॉपिक के अंदर मात्रिक छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोरठा छंद है, कुंडलियाँ छंद है, इनकी आपके लिए परिभाषा एवं उदाहरण भी लिखना है। इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछेगा और आपको उसकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है और इसके हमारे लिए 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर पर लिखा हुआ है पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर, यानी कि निम्न प्रकार के टॉपिक होते हैं और उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपसे एक पत्र लेखन पूछ लिया जाएगा कि हमारे लिए किसी को पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके अंदर पहला नंबर है नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कि हम किस प्रकार से अपनी नियुक्ति करा सकते हैं, तो उसके ऊपर है आवेदन पत्र। 2 नंबर है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी कि जब हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बैंक से किस प्रकार से लोन ले सकते हैं या ऋण ले सकते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए
एक एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिखना होगा। यानी कि अगर हम अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे लिए अगर ऋण चाहिए होगा तो हम बैंक के पास जाएंगे और बैंक में अगर हम ऋण लेंगे तो हमसे एक पत्र लिखने को कहेगा कि आप हमारे लिए एक पत्र लिख दीजिए और उसके बेस पर हम आपको विभिन्न कागजों के आधार पर हम आपको लोन दे देंगे, यानी कि ऋण दे देंगे अपने बिजनेस को चालू करने के लिए। और जाओ अपना बिजनेस चालू करो। आपको अपना बिजनेस के नाम डालकर और उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है कि हमारे बिजनेस के लिए ऋण चाहिए और इस प्रकार से हम बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो उसके हमारे लिए 6 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं। इसके अंदर तीसरा टॉपिक है, यानी कि 3 नंबर है। इसके अंदर जो 3 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये पत्र लेखन के अंदर टॉपिक हैं कि यानी कि किन किन टॉपिकों के अंदर पत्र लेखन आते हैं उसके बारे में बताया गया है। 3 नंबर पर देखते हैं। अपने नगर एवं गाँव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यानी कि हमारे गाँव में अगर साफ सफाई की समस्या है तो उसके आधार पर हमको एक पत्र लिखना है। हमारे लिए किसी अधिकारी को सूचना देनी है तो उनके लिए हम किस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं उसके बारे में कहा गया है। अगर हमारे लिए अपने गांव में साफ सफाई करानी है तो उसके बारे में बताया गया है। यानी कि इनमें से अगर किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना आता है तो हमारे लिए 6 नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर के अंदर है निबंध, और निबंध के अंदर भी विभिन्न प्रकार के टॉपिक हो जाते हैं कि इन टॉपिकों के बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर पहला टॉपिक है विज्ञान पर, वाणिज्य पर, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित किसी भी एक टॉपिक पर आपके लिए एक निबंध लिखना होगा। वो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया होगा कि आपको इस टॉपिक पर एक निबंध लिखना है और इसके बारे में आपको बताना है। और इसके लिए अगर हम हेडिंग डालकर लिखते हैं तो हमारे लिए पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, यानी कि 9 के 9 नंबर मिलेंगे अगर हम इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं तो। आगे देखते हैं पाठ्य वस्तु, यानी कि जो हमारे गद्य और पद्य में हमारे लिए गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, इन टॉपिकों को करने में हमारे लिए कोई समस्या ना हो। तो देखते हैं इसके अंदर पहली बुक है। तो देखते हैं सामान्य हिंदी के अंदर हमारे लिए गद्य खंड के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। इसके टॉपिक बनाए गए हैं, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, और इन सभी के आगे लिखे हुए हैं। पहली बुक है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसके अंदर पहला चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है वासुदेव सरल अग्रवाल और इनका जो चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके अंदर दूसरे लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनका जो पाठ है उसका नाम है अशोक के फूल। आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पर लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी और इनका पाठ है भाषा और आधुनिकता। इसके अंदर चौथा पाठ है, इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनका पाठ है तेजस्वी मन के संपादित अंश। आगे देखते हैं 5 नंबर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। आगे देखते हैं 6 नंबर पर, इनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जो चैप्टर है उसका नाम है निंदा रस, यानी कि निंदा रस चैप्टर इनका है और इसके बारे में हमारे लिए पढ़ना है। और इन्हीं के आधार पर हमसे साहित्यिक परिचय पूछे जाएंगे और उनकी कृतियाँ भी पूछी जाएंगी कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, और उसके हमारे लिए पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर हम इस टॉपिक को सही से लिख देते हैं तो। और एक गद्यांश भी दिया होगा इन्हीं किसी चैप्टर से, तो उसके बारे में आपको लिखना है इन चैप्टर को अगर हम सही से पढ़ते हैं तो इसलिए हमारे लिए इन टॉपिकों को सही से पढ़ना है। आगे देखते हैं काव्य खंड की ओर, यानी कि काव्य हेतु में कौन से पाठ हमारे लिए पढ़ना है, यानी कि जो कवि हैं उनके कौन कौन से चैप्टर हैं, हमारे सिलेबस में कितने कवि हैं और उनके हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर जो पहले लेखक हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और इनका जो चैप्टर है उसका नाम है पवन दूतिका। इसके अंदर दूसरे लेखक हैं उनका नाम है मैथिली सरल गुप्त, इनका जो पाठ है उसका नाम है कैकेयी का अनुताप और गीत। आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पर जो लेखक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद और इनका जो पाठ है उसका नाम है श्रद्धा मनु और गीत। और चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर हैं सुमित्रा नंदन पंत और इनका जो चैप्टर है उसका नाम है नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन। इनके 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टरों को हमारे लिए पढ़ना है। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का पाठ है उसका नाम है गीत। और इसके अंदर 6 नंबर है। 6 नंबर पर है रामधारी सिंह दिनकर और इनका चैप्टर है अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी। इनके भी 3 चैप्टर हैं, यानी कि इनके भी 3 पाठ हैं और इन तीनों पाठों को हमारे लिए पढ़ना है। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पर लिखा हुआ है, 7 नंबर पर जो लेखक हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनका जो पाठ है उसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। इनके भी 2 चैप्टर हैं और इन दोनों चैप्टरों को पढ़ना है, यानी कि अज्ञेय जी के 2 चैप्टर हैं और इन दोनों चैप्टरों को पढ़ना है। और इन्हीं काव्य खंड से, यानी इसी काव्य खंड से हमसे साहित्यिक परिचय, यानी कि कवियों का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में लिखना है। और इसी से हमसे एक पद्यांश पूछा जाएगा, यानी कि काव्यांश पूछा जाएगा और उस काव्यांश से हमसे
प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को हमारे लिए काव्यांश से ही उत्तर देना है, यानी कि पद्यांश से ही उत्तर देना है। और अगर हम उस पद्यांश का सही से उत्तर देते हैं, यानी कि उन प्रश्नों का उत्तर अगर हम सही से देते हैं, तो हमारे लिए पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और वो पद्यांश इन्हीं किसी चैप्टर से होगा। इनमें से किसी एक चैप्टर को उठा लिया जाएगा और उस चैप्टर का और आपको उसका एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको लिखना है और उसी से ही आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहले लेखक हैं, उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार और इनकी जो कहानी है यानी कि कथा है उसका नाम है ध्रुव यात्रा। और इसके अंदर दूसरे लेखक हैं, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी जो कहानी है यानी इनकी जो कथा वस्तु है उसका नाम है पंचलाइट। इसके अंदर जो तीसरा चैप्टर है शिवानी, और शिवानी का जो चैप्टर है उसका नाम है लाठी, यानी कि शिवानी की जो कथा है, कथा साहित्य है, उसका नाम है लाठी। और चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर लेखक हैं जिनका नाम है अमरकांत और इनकी जो कहानी है यानी कि कथा वस्तु है उसका नाम है बहादुर। इन चारों चैप्टरों में से दो चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दूसरा वाला यानी कि पंचलाइट, इसके जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और दूसरा है अमरकांत वाला यानी कि बहादुर कहानी। पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, इन दोनों कहानियों को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई सी ना कोई सी एक मिल जाएगी और आपको उसी के बारे में लिखना है। आगे देखते हैं खंड काव्य, यानी कि जो खंड काव्य हैं जिनकी हमारे लिए चरित्र चित्रण करना है, तो उनके बारे में कौन कौन से खंड काव्य हैं तो हमारे लिए पढ़ने हैं। ये हमारे ज़िले के हिसाब से होते हैं, यूपी के हिसाब से होते हैं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो यूपी बोर्ड की ही बात करूँगा। इसके अंदर भी काफ़ी टॉपिक हैं, तो उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको तैयार करना है। आपके ज़िले के लिए कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक नहीं रहेगा, तो देखते हैं। क्रम संख्या, पुस्तक एवं लेखक, प्रकाशक और अनुदानित जिले देखते हैं। तो पहला खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत और जो प्रकाशक हैं उनका नाम है राधा कृष्ण प्रकाशन 2, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। यानी कि ये वाला जो प्रकाशन स्थान है वो नई दिल्ली में है, अंसारी रोड पर है और दरियागंज में है। देखते हैं ये कौन कौन से जिले वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कानपुर नगर है, जौनपुर है, संभल जिला है, मुरादाबाद है, फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर है, एटा है, ललितपुर है, कानपुर देहात है, अमरोहा है, कासगंज है। यानी कि मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य है वो इन जिले वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर खंड काव्य है सत्य की जीत और जो इसके लेखक हैं उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। ऊपर वाले पेज में लेखक का नाम नहीं आ पाया इसीलिए नीचे लिख दिया गया है। लेखक का नाम है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और जो इसके प्रकाशक हैं उनका नाम है ज्वाला प्रसाद विद्यासागर, 129 KP कक्कड़ रोड, प्रयागराज। और ये वाला खंड काव्य किन किन जिलों के लिए महत्वपूर्ण है देखते हैं। ये वाला है लखनऊ है, इटावा है, बलिया है, बिजनौर है, झांसी है और बदायूं है, प्रतापगढ़ है, रामपुर है, पीलीभीत और औरैया है। यानी कि इन जिले वाले बच्चों के लिए ये वाला खंड काव्य इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं 3 नंबर पर है रश्मि रथी और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर और जो इसके प्रकाशक हैं उसका नाम है उद्यांचल पटना, वितरक लोक भारती, 15 महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज। और ये वाला खंड काव्य किन किन जिले वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है देखते हैं। इसमें नंबर 1 है वाराणसी, बुलंदशहर है, मथुरा है, मुजफ्फरनगर है, फतेहपुर है, उन्नाव है, देवरिया है, शामली है, भदोही है, चंदौली है। आगे देखते हैं 4 नंबर खंड काव्य है आलोक व्रत और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है श्री गुलाब खंडेलवाल और जो इसका प्रकाशक है उसका नाम है कमल प्रकाशन, 105 मुकंदीगंज, प्रतापगढ़ में है। और ये वाला खंड काव्य किन किन जिले वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है प्रयागराज है, सोनभद्र है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, फरुखाबाद है, मैनपुरी है, मिर्ज़ापुर है, सीतापुर है, हाथरस है, कन्नौज है, कौशाम्बी है। आगे देखते हैं 5 नंबर पर लिखा हुआ है त्यागपति और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल और इसका प्रकाशन है साहित्यकार संघ, दारागंज, प्रयागराज में है। और त्यागपति खंड काव्य किन किन जिले वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है देखते हैं। इसके अंदर है आगरा जिला है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, बरेली है, सुल्तानपुर है, जालौन है, लखीमपुर खीरी है, गोंडा है और हमारा जिला शाहजहाँपुर भी है। और इसके अंदर बाराबंकी है, अमेठी है, बलरामपुर है, महाराजगंज है, फिरोजाबाद है। यानी कि इन जिले वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको अपने जिले के हिसाब से अपना खंड काव्य देख लेना है और आपको उसी खंड काव्य को पढ़ना है और इसके अलावा आपको कोई दूसरा खंड काव्य नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ पढ़ सकते हो लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आप जिस जिले के बच्चे होंगे आपको उसी के हिसाब से अपना टॉपिक चुन लेना है और आपको उसके हिसाब से अपना टॉपिक चुन लेने के बाद आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है। आगे देखते हैं 6 नंबर पर है श्रवण कुमार खंड काव्य और जो इसके लेखक हैं वो हैं श्री शिव बालक शुक्ल और जो इस खंड काव्य का प्रकाशन है वो है गौतम बंधु, गोविंद रोड, लखनऊ। और ये वाला किन जिले वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरठ है, आजमगढ़ है, बस्ती है, रायबरेली है, हरदोई है, बांदा है, बहराइच है, हमीरपुर है, गाजियाबाद है, सिद्धार्थनगर है, मऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, श्रावस्ती है, महोबा है, संत कबीर नगर है, यहाँ पर संत कबीर नूर लिखा हुआ है और हापुड़ है, बागपत है।
तो ये वाले खंड काव्य इन जिले वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जिले के हिसाब से अपना खंड काव्य देख लेना है और आपको अपना खंड काव्य देख लेने के बाद आपको उसी खंड काव्य के बारे में पढ़ना है और उसी के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। आगे देखते हैं खंड खा के अंदर संस्कृत खंड भी है। देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत है तो निर्धारित पाठ है वस्तु, यानी कि संस्कृत में हमारे लिए कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। इसके अंदर जो पहला पाठ है उसका नाम है भोजस्योद्धार्यम। इस चैप्टर को हमारे लिए पढ़ना है। इसके अंदर दूसरा चैप्टर है उसका नाम है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। इस पाठ को भी हमारे लिए पढ़ना है। इसके अंदर तीसरा पाठ है उसका नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम और इसके अंदर चौथा पाठ है उसका नाम है जातक कथा। इसके अंदर जो पांचवा चैप्टर है उसका नाम है सुभाषित रत्नानी। आगे देखते हैं इसके अंदर छठा पाठ है उसका नाम है महावना मालवीय और इसके अंदर जो सातवां पाठ है उसका नाम है पंचशील सिद्धांता। यानी कि संस्कृत में हमारे लिए इन चैप्टरों को पढ़ना है। तो यहीं तक आपका पूरा सिलेबस था कि आपको इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है, इन चैप्टरों के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अगर आप ये वाला सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है ये मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP से डाउनलोड किया है। अगर आप भी इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी मैंने फुल वीडियो बनाकर डाल दी है कि आप अपना सिलेबस किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। 9th से 12th तक के किसी भी छात्र का अगर आप UP बोर्ड से हैं, अगर आप उसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, आप इस वीडियो को देखकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है जो आप देख सकते हो। तो ये रहा आपका सिलेबस। इस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। अगर ये वाला सिलेबस हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हम अपना पूरा का पूरा पेपर कर देंगे और हमारे लिए 100 में से 100 नंबर मिलने की संभावना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। तो ये वाला आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है और इसी के आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो से जरा सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।